टीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, प्रजातांत्रिक सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है पर लागू करने की नहीं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कानून के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो लोग हैं वो कैसे भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, केवल कुछ धनी वयस्कों को वोट देने के अधिकार है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष है लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, राजतंत्र है या फिर कुलीन है। तो बताना है आपको यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है भारत में। तो भारत में हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल का क्या महत्व होता है। पहला ऑप्शन है हमारा, नए बजट की घोषणा करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कार्यपालिकाओं पर अंकुश रखना और जानकारी प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विपक्षी दलों को निलंबित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चुनाव प्रचार करना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कार्यपालिका पर अंकुश रखना और जानकारी प्राप्त करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 21। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि अनुच्छेद 17। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया नेपाल में राजतंत्र पूरी तरह समाप्त होकर लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। मतलब नेपाल में जब राजतंत्र पूरी तरह समाप्त होकर के लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। 2006 में, या फिर 2008 में, या फिर 2010 में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2005 में। बताइए आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 2008 में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति कौन देता है। पहला ऑप्शन है हमारा जिला परिषद, दूसरा हो जाएगा ग्राम सभा, तीसरा हो जाएगा सरपंच, चौथा हो जाएगा तहसीलदार। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ग्रामीण प्रशासन में ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य किसका है। मुख्य कार्य किसका है। तहसीलदार का है, सरपंच का है, पटवारी का है, या फिर जिलाधिकारी का है। ग्रामीण प्रशासन में ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य किसका है। तो ये कार्य जो है पटवारी का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है। चुनाव लड़ना होता है, या फिर ज़मीन से जुड़े विवादों को निपटारा करना होता है, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा पुलिस स्टेशन चलाना होता है, या केवल कर वसूलना होता है। बताइए तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है ज़मीन से जुड़े विवादों को निपटारा करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा नागरिक अधिकारों का दावा कर सकें, यह राज्य पर बाध्यकारी है, केवल सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार होने चाहिए, या फिर केवल मतदाता और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, सेना और पुलिस को नियंत्रित करना। आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। नागरिक अधिकारों का दावा कर सकें और यह राज्य पर बाध्यकारी हो। अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार संपत्ति में किसका अधिकार बराबर है। केवल पुत्रों का, केवल अविवाहित पुत्रियों का, माता पुत्र और पुत्रियों का, या फिर केवल पिता और बड़े बेटे का। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता पुत्र और पुत्रियों का। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया नगर निगम के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा खंड कहा जाता है, या फिर जिला कहा जाता है, या वार्ड कहा जाता है, या फिर तालुका कहता है। नगर निगम के क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो जो नगर निगम के क्षेत्र होते हैं वो होते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन के जो कि है प्रश्न नंबर 12।
यहाँ पर कहा गया संविधान की वह विशेषता क्या कहलाती है जहाँ सरकार एक से अधिक स्तर होते हैं? कौन से होते हैं? धर्मनिरपेक्षता होती है, संघवाद होती है, संसदीय शासन होता है, या फिर शक्तियों का पृथक्करण होता है। बताना है आपको संविधान की वह विशेषता क्या कहलाती है जहाँ सरकार से एक अधिक स्तर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि संघवाद। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कहा गया यदि न्यायपालिका द्वारा संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान विरुद्ध पाती है तो उसे रद्द करना क्या कहलाते हैं? तो न्याय सक्रियता कहलाती है, न्याय पुनरीक्षण कहलाती है, अपील क्षेत्राधिकार कहलाती है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार कहलाती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण कहलाती है। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अदर इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि CDP के प्रीवियस ईयर, EVS के, हिंदी के सारे हमने करा रखे हैं, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया है 1997 में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए कौन से निर्देश दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा DK बसु निर्देश दिए गए हैं, या फिर विशाखा निर्देश दिए गए हैं, सरकारी निर्देश दिए गए हैं, या फिर निर्भया निर्देश दिए गए हैं। बताइए इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखा निर्देश दिए गए हैं। अगला हमारा है सॉलिटी पर क्या अर्थ है? सॉलिडेरिटी पर क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब विरोध प्रदर्शन करना, या फिर जागरूकता बढ़ाना, या फिर एकता का प्रदर्शन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा विज्ञापन देना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एकता का प्रदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया है प्राचीन काल में अखेटक या खाद्य संग्रहालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? तो पहला ऑप्शन हमारा नए राज्य की स्थापना करने के लिए, संसाधनों की समाप्ति और जानवरों का पीछा करने के कारण, या फिर मंदिरों के निर्माण के लिए, या फिर राजा की आज्ञा के लिए। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसाधनों की समाप्ति और जानवरों का पीछा करने के लिए। बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, जो कि है जरा यहाँ पर क्या आ जाए खेती और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है खेती और पशुपालन के जो प्राइमरी आपको साक्ष्य बताने हैं कहाँ से मिले। सबसे पहले कहाँ पर मिला था प्राचीनतम, सबसे पुराने? भीमबेटका में मिले थे, या फिर मेहरगढ़ में मिले थे, लोथल में मिले थे, या फिर इमाम गांव में मिले थे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। खेती पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18। पांडुलिपि में मेनु शब्द का अर्थ क्या है? पांडुलिपि में मेनु शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर है, हाथ है, पत्ता है, कलम है। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा इसका हाथ। मेनु शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ। पांडुलिपि में मेनु शब्द का अर्थ होता है हाथ। अगला हमारा है किस पुरासाण स्थल में राख के अवशेष मिले हुए हैं? पुरासाण, तो पहला ऑप्शन है हमारा कुरनूल गुफाएं, या फिर भीमबेटका, या फिर पटने, या फिर हुंसगी। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला वाला, यानी कि कुरनूल गुफाएं में मिले हैं, पुरासाण स्थल के राख के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखना पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। यहाँ पर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहाँ पर डॉकयार्ड मिला है। पहला ऑप्शन है हमारा हड़प्पा है, या फिर कालीबंगन है, या फिर लोथल है, या फिर मोहनजोदारो है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया मगध साम्राज्य की सफलता का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? बताइए जोग्राफिकल एरिया का रीजन क्या था। तो पहला है गंगा और सोन नदी के, या फिर लोहे की खदानें, या फिर हाथी और लकड़ी जैसे संसाधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका कारण। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सारे ही कारण थे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर है अशोक के धम्म में मुख्य रूप से क्या मिला था? अशोक के धम्म में मुख्य रूप से क्या शामिल था? तो मूर्ति पूजा थी, पशु बलि और कर्मकांड था, नैतिक व्यवहार और बड़ों का आदर था, या केवल युद्ध की शिक्षा थी। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैतिक व्यवहार और बड़ों का आदर था। अगला है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया महायान युद्ध बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बुद्ध की उपस्थिति केवल संकेतों से दिखाई जाती थी, या फिर बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, या निर्वाण का महत्व नहीं था, या केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया समुद्रगुप्त का दक्षिणापंथ नीति क्या थी? राजाओं का विलय करना, हार कर पुनः शासन की अनुमति देना, सभी राज्यों का भू विभाजन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल कर वसूलना। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा बी वाला, यानी कि हार कर पुनः शासन की अनुमति देना। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया चोल वंश में वेन्नाल वगाई किस प्रकार की भूमि थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गैर ब्राह्मणों किसान स्वामियों की भूमि, या फिर आगे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय के लिए भूमि, या फिर जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। अगला हमारा प्रश्न नंबर 26। यहाँ आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। पहला भाग है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो बताना है कमेंट में कौन सा भाग है। अगला हमारा है मुगल प्रशासन में जात क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता था? ये सैनिकों की संख्या को दर्शाता था, या पद और वेतन को दर्शाता था, धर्म को दर्शाता था, या फिर घुड़सवारों की संख्या को? बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद और वेतन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 28। दक्षिण भारत में नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी, 63 थी, बताना है आपको, या 100 थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 25 थी। दक्षिण भारत में नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 63 थी। कितनी? 63। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 29। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय समतलों के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 23.5 डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, 66 डिग्री का बनाता है, या 45 डिग्री का बनाता है? तो बताइए पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 29 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66.5 डिग्री। देखते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर, जो कि है अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते समय वायुमंडल की परत का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा सही क्रम होगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और लास्ट में आएगा हमारा बाहिर मंडल। तो ये था हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।